अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं फातिमा खातून शमसा के साथ सुल्तान के पास आती हैं और कहती हैं, हम आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने बेटे की शादी देखने के लिए इज्जत बख्शी। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, अल्लाह इसे बाबरकत बनाए, ये एक खुशनुमा खानदान बने। और फिर शमसा खातून से कहते हैं, मेरी बेटी मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये सुनकर शमसा सुल्तान का शुक्रिया अदा करती है और फिर सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, तुमने अपने लिए उम्मत के लायक एक अक्लमंद बीवी का इंतखाब किया है। इसकी कदर कीमत को जानो सलाहुद्दीन। जिस लम्हे निकाह होगा मैं उस वक्त लड़की की तरफ से हूँगा, इसे पता हो, इसे बिल्कुल भी उदास न करना, ये सुल्तान का हुक्म है। तो वजीर सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान जो आपका हुक्म। और फिर फातिमा खातून और शमसा इजाजत लेकर चली जाती हैं। और फिर सुल्तान कहते हैं, अजलास के अरकान को मेरे हजूर पेश करो। ये कहते साथ ही सुल्तान तख्त पर बैठ जाते हैं और तमाम सरदारान दीवान में दाखिल हो जाते हैं। जबकि बाहर महिला आगे बढ़ रही होती है तो इसी लम्हे उसका सामना अलीसा से होता है। अलीसा उससे कहता है, आपको काहिरा में देखना कितना खुशकुन है। तो महिला उससे पूछती है, तुम्हारा काहिरा में क्या काम है। तो अलीसा का सिपाही माइल्स कहता है, कुदस में रहना अब ज्यादा मुमकिन नहीं रहा, असल सवाल तो आपका यहाँ पर क्या काम है। और फिर अलीसा कहता है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, सलाहुद्दीन की फतह के बाद उसका अगला हदफ कैरक होगा, ये बिल्कुल वाज़ेह है। कौंते ने समझदारी से काम लिया और फौरन काहिरा में पनाह ले ली। और फिर महिला पूछती है, क्या तुम्हें वाकतन यकीन है कि उसका हदफ कैरक होगा, मेरा कैरक। तो अलीसा कहता है, भला इसमें क्या शक है। वजीर सलाहुद्दीन का कुदस की फतह के हसूल के लिए पहला मरकज कैरक है, वो तुम्हारे किले को हर चीज से ज्यादा चाहता है। ये सुनकर महिला अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। और फिर अंदर दीवान में सुल्तान कहते हैं, इत्तेहादी फौज की शिकस्त के बाद अब मिस्र की फतह मुकम्मल हो चुकी है। हमारा हतमी मकसद कुदस को सलीबियों के हाथों से आजाद करवाना है। हमें इसके लिए उन इक़दामात का तयन करना है जो हम फौरन उठाएंगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान इस रास्ते को पाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट शाम और काहिरा के रास्ते में आने वाला कैरक किला है। अगर हम कैरक को फतह कर लेते हैं तो शाम और काहिरा एक साथ हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी नजरें कुदस की जानब जमा सकते हैं। और फिर यारुकी कहता है, मैंने अपनी कैद के दौरान कैरक की बनावट को पास से देखा है। कैरक की दीवारें हमारी दीवारों से कई गुना ज्यादा मोटी और मजबूत है। तो बोरो कहता है, मगर कोई भी किला फतह करना नामुमकिन नहीं है। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अमीर यारुकी की बातों को सुनने की जरूरत है। ये मुहासरा इतना आसान नहीं होगा जितना हम समझते हैं। हमें इसके लिए मंजनीकें और मजबूत पायदार पुल बनाने की जरूरत होगी। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा खजाना इसके लिए नाकाफी है। तो सुल्तान कहते हैं, हमें एक मुनासिब जरिया मिल जाएगा, हमें सिर्फ हुनरमंद कारीगरों की जरूरत है। सुल्तान की बात सुनकर बोरो कहता है, कराकोश, मेरे सुल्तान मेरा भाई कराकोश इसके लिए सबसे मौजू है। अगर हम उस तक पहुंच सकते हैं तो वो ये संग मिल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर लेगा। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम यकीनन उसे ढूंढेंगे, हम उसकी सलाहियतों को जाया नहीं होने देंगे। इसी लम्हे खलील आकर कहता है, मेरे सुल्तान हमारे पास दो अहम खबरें हैं। पहली, बाजंतीनी बहरी बेड़ा दमियात की बंदरगाह से निकल गया है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सुल्तान कहते हैं, उनका इत्तेहाद टूट चुका है। और फिर कुरान पाक की आयात का हवाला देते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि वो मुत्तहिद हैं लेकिन उनके दिल अलग अलग हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि समझने वालों के लिए इबरत हो। और फिर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, दूसरी खबर क्या है। तो खलील कहता है, फातिमी खलीफा इंतकाल कर गया है। यह सुनकर करातेगन और सलाहुद्दीन अयूबी के साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इस तरह एक बाब बंद हो गया है। तो करातेगन कहता है, बाब तो बंद हो गया है लेकिन उसके साथ मेरा हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे नाहक सजा सुनाई गई। मैं जब अगले जहान जाऊंगा तो मेरा पहला काम उससे हिसाब लेना होगा। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुदस के जंदान में लाडगाय का कमांडर उससे पूछता है, लाडगाय क्या कोई और हुक्म है। तो लाडगाय कहता है, मैं इंतकाम चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं बचा मैं जानता हूँ, तो इसलिए तुम्हें अपने हाथ तेजी से चलाने होंगे। बादशाह इमारलेग अपनी लापरवाही को मेरे सर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जाने से पहले उसके लिए एक बहुत ही खास तोहफा छोड़कर जाऊंगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। जबकि मारिया की खादमा एली ये सारा मंजर देख रही होती है। मंसूबा बताने के बाद लाडगाय उससे पूछता है, जो मैंने बताया समझ गए ना। तो कमांडर कहता है, जनाब मैं समझ गया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये कहते साथ ही कमांडर चला जाता है और उसे देखने के बाद एली उसके पीछे जाती है। उधर काहिरा के दीवार में सुल्तान कहते हैं, सुनने और ना सुनने वालों को खबर कर दो कि सलाहुद्दीन अयूबी मेरे वजीर, मेरा अमीर और मेरे नायब होने के नाते मिस्र का सुल्तान है। सलाहुद्दीन के अल्फाज मेरे अल्फाज हैं, जबकि सलाहुद्दीन का हुक्म मेरा हुक्म है। यह सुनकर यारुकी के अलावा बाकी सब बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सब देख लें और सब जान लें कि मेरी वाबस्तगी और मेरी वफादारी
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और अब्बासी खलीफा के साथ है। मिस्र अब से सलामती और अमन का घर होगा, जहाँ पर हर शख्स अपनी जान, माल और इज्जत को महफूज समझेगा। और फिर सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, आखिरी अल्फाज के तौर पर इस फतह और इस इत्तेहाद की कदर कीमत को जाने। मत भूलें कि जिस नेमत का शुक्र अदा न किया जाए वो जाया हो जाती है। दीवान इख्तिताम को पहुंच चुका है और फिर वजीर सलाहुद्दीन और अस्फहानी के अलावा बाकी सब लोग चले जाते हैं। तो सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, सलाहुद्दीन अब हमारा शाम लौटना जरूरी है, मिस्र अब से तुम्हारे सुपुर्द है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान थोड़ा आराम कर लेते और शादी में हमारे साथ शरीक हो जाते। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमारे दिल एक साथ हैं सलाहुद्दीन, वक्त आने पर अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान जैसे आप बेहतर समझे। और फिर सुल्तान उनके पास आकर कहते हैं, मेरी तुमसे एक मांग है सलाहुद्दीन, मेरे बेटे इस्माइल को मेरे शाम पहुंचते ही फौरन हलब से मेरे पास लाने की मांग करता हूँ। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान जैसे आपका हुक्म, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी की तकमील के लिए यारोकी का जाना ज्यादा बेहतर नहीं है? आपको मालूम है कि हलब के लोग मुझ पर ज्यादा तवज्जो नहीं करते। तो सुल्तान कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लेकर आओ सलाहुद्दीन। इस जिंदगी में हर शख्स एक बार कुएं में गिरता है सलाहुद्दीन यूसुफ, तब ही बंदे को एहसास होता है कि अल्लाह के सिवा उसका कोई हामी नहीं है। तुम इसी असूल के साथ मिस्र पर हुकूमत करो, अपना रास्ता इसी के मुताबिक कशादा करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। ये कहते साथ ही सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन से प्यार करते हैं और अस्फहानी के साथ रवाना हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि बालन मार्कोस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, अपना हाथ तेजी से चलाओ मार्कोस, मैं कोई गलती या खामी नहीं चाहता। चातलियों ना किला सौंपने तक हर हद तक जाएगा। ये सुनते साथ ही मार्कोस वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, हमने जैसा कि इजलास में बात की, हम कैरक के मुहासरे के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे। बोरो तुम कराकोश के मकाम का पता लगाओगे, हम कोई मंसूबा बनाकर तुम्हारे दोस्त को कैद से निकालेंगे। तो बोरो कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं ताजर अलीसा को इस मामले में शामिल करूंगा भाई। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन अली और तुराब से कहते हैं, फौरन अलीसा को तलाश करो, लेकिन मोहतात रहना, वो क्या सोचता है ये वाज़ेह नहीं है। और फिर कारतेगन से कहते हैं, कारतेगन खलीफा के माल की फहरिस्त और नकलो हमल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन इस बार ये काम एहतियात और खुफिया तरीके से करो। तो जवाबन कारतेगन कहता है, फिक्र ही ना करो, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करके मुझ पर यकीन किया है तो मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। अगर खलीफा ने अपनी मौत से पहले कोई चाल नहीं चली तो खजाने को अपने सामने तस्वर करो। और फिर वजीर सलाहुद्दीन एथरस से कहते हैं, एथरस हम पुरानी फौज की बाकियत के साथ ऐसी बड़ी मुहिम के लिए नहीं जा सकते। हमारे लिए तुम नए काबिल भरोसा नौजवान के लिए उन्हें मिस्र लाओगे और उनकी तरबियत भी तुम करोगे। और फिर इसके बाद काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, आपने जैसा कि हुक्म दिया, मैंने अपने आदमियों को कैरक किले के अतराफ निगरानी के लिए भेजा है। परिंदा भी पर मारता है तो हमें खबर होगी। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बहुत आला, मैं शादी के बाद सुल्तान की आरजू को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अमीर यारोकी के साथ हलब के लिए रवाना हूंगा। अब अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, अल्लाह हमें मायूस न करे। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुदस में बादशाह इमालिक परेशान होते हुए खुद को आईने में देख रहा होता है और कहता है, ये थका हुआ चेहरा, और दूसरी जानब बाल्डोन की बीमारी। और फिर सिपाही उसे चोगा पहनाने ही वाला होता है कि मारिया वहां पहुंचकर बादशाह को खुद ही चोगा पहना देती है और कहती है, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब इस चेहरे को देखती हूँ तो ये चेहरा लंबे अरसे तक कुदस पर हुकूमत करेगा। उसे वहां देखकर इमालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और झड़कते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि आस पास मत घूमना। तो मारिया कहती है, मुझे आपकी फिक्र थी, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। और इमालिक कहता है, और साथ ही मैं उस फैसले की खातर जो मैं तुम्हारे बारे में करने जा रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं है? तो मारिया कहती है, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए था या आपकी ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए था। यह सुनकर इमालिक कहता है, इसलिए आप मेरे हुक्म को रौंदने के लिए लापरवाही का शिकार हुई। तो मारिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपके खिलाफ, लेकिन मैंने ये फैसला आपके लिए ही किया और मैं इस फैसले की जिम्मेदारी लेने से दुरेग नहीं करूंगी। मगर इमालिक उसकी अदाओं में नहीं आता और हाथ झड़कते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। यह सुनते साथ ही मारिया चली जाती है और फिर बाहर खादमा के पास आती है तो खादमा उससे कहती है, लाडगाए कैद खाने में अपने कमांडर से मिला, मैं उनकी बातें नहीं सुन सकी, लेकिन उसके बाद मैंने उसके कमांडर का पीछा किया, मुझे लगता है कि वो कोई मंसूबा बना रहे हैं। यह सुनकर मारिया सोच में पड़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, दस्तरखान बाजार से गलियों तक फैला दो, गुलामों को बगैर किसी शर्त और पाबंदी के आजाद कर दें। इसी लम्हे मैला वहां पर आती है और कहती है, वजीर हजरत, मैं जानती हूँ कि आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें खसूसी तौर पर जल्द अज जल्द मिलना है। काजी फाजिल को भेजने के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो मैला कहती है, मुहासरे के दौरान होने वाली तकसीम के बाद मुझे नहीं लगता कि बादशाह इमालिक चातलियन को किले में रखेगा। ऐसा लगता है कि कैरक का तख्त जल्द ही खाली हो जाएगा। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यह महज एक मफरूजा है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि जो तुमने कहा कि वो हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हारी बात क्या है? तो मैला कहती है, अगर हम मिलकर सही इकदामात उठाने में कामयाब होते हैं तो
कैरक किले के दरवाजे आपके लिए वसत के साथ खुल जाएंगे। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं ये कैसे होगा? तो मैला कहती है इस तरह खुलेआम बात करना मुनासिब नहीं है। मैं जो कुछ कहने लगी हूँ वो हम दोनों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।